हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभिरम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ह्यूमन बींग जब से इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं तब से वो बहुत क्यूरियस रहे हैं। उनको अपने आसपास का जो भी वर्ल्ड है उसको देख के उनके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उनके मन में आता है कि दिन रात क्यों होता है, कैसे होता है। आसपास में देखते हैं कि जानवर किस तरह से यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। वो रात में आसमान में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। तो उनके माइंड में स्टार्टिंग से ही बहुत सारा क्वेश्चन रहता था, बहुत सारा क्यूरियोसिटी भरा हुआ था उनमें। तो वो क्या किए कि धीरे धीरे नेचर को समझने का कोशिश करते हैं, नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उनके पीछे के कारण समझने का कोशिश करते हैं। इसी के बीच में उनके दिमाग में आता है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे कहानी जानने में लग जाते हैं और इस तरह से उनको धीरे धीरे जानते जाते हैं और उसके पीछे के कारण का पता लगाते हैं और उसी तरह के नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम देखते आ रहे हैं कि साइंस जो है वो डेवलप होते जाता है और अभी साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो हम यह साइंस का बात कर रहे हैं, बट माइंड में आता है कि साइंस है क्या, साइंस वर्ड कहाँ से आया। तो साइंस वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है। लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मीनिंग है टू नो। टू नो संस्कृत का वर्ड जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में लोग विज्ञान बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है नॉलेज। और इसी साइंस को अरेबिक में बोला जाता है इल्म। उसका भी मीनिंग होता है नॉलेज। साइंस, विज्ञान, इल्म, इन सब वर्ड्स का मीनिंग से हम लोग को पता चल रहा है कि साइंस है क्या। इन सब चीज़ों से देख पा रहे हैं कि साइंस जो है वो नॉलेज है। किसका नॉलेज? नेचर का नॉलेज। यानी कि नेचर को बारे जानने का जो कोशिश है, नेचर को एक सिस्टमेटिक तरीके से जानने का कोशिश, और उससे जो भी हम लोग को नॉलेज मिलता है उस नॉलेज का ह्यूमन काइंड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस अर्थ के लिए यूज करना, इस अर्थ के आने वाले फिनोमिना को प्रेडिक्ट करना तथा उनको मॉडिफाई करना, यही साइंस है। तो हम लोग साइंस को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। साइंस इट इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomenon as much detail and depth as possible, and use the knowledge so gained to modify to predict, modify and control the natural phenomena. सो ये रहा साइंस का डेफिनेशन। तो इस तरह से साइंस नेचर को समझना है, पर नेचर को समझने का इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो साइंस को जानने के जो भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंटिफिक मेथड्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, चलिए उनको देखते हैं।
सो साइंटिफिक मेथड्स के बहुत सारे स्टेप्स हैं, देखते हैं उन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, सेकंड है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ है मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ है प्रेडिक्शन एंड सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब ये बहुत सारे स्टेप्स हैं साइंस में, किस तरह से हम लोग समझते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमिना को या कोई भी फिनोमिना को, तो उसको समझने का ये बहुत सारे स्टेप्स है। अब इन स्टेप्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ये कोई वाटर रिजर्वायर है, मान लेते हैं ये सी है। सो इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक सुई को डाल देते हैं, उसके बाद एक बर्तन को इस तरह से रख देते हैं, तब देखते हैं कि ये डूब गया या नहीं डूबा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेचर में भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा जो है, एक वुड है, वो फ्लोट करता है, जबकि कोई मेटल रॉड है तो वो सिंक कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चीज़ तैर रहा है और कोई चीज़ सिंक कर जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके तो फर्स्ट स्टेप जो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि नेचर में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो एग्जांपल है वो देख रहे हैं कि कौन सा मटेरियल डूब रहा है और कौन सा नहीं डूब रहा है। इसके बाद जो हम लोग का स्टेप है वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब इस ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम लोग इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे अभी जो एग्जांपल बताए थे कि एक पिन जो है वो डूब जाता है, बट उसी एक पिन जो है वो डूब जाता है, जबकि एक जो बर्तन रहता है वो नहीं डूबता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि अब माइंड में आ सकता है कि ये तो ज़्यादा भारी है, लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा भारी मान लेते हैं, एक इस तरह से एक बॉक्स ले लेते हैं, तो देखते हैं ये बॉक्स भी नहीं डूबता है। लेकिन इससे भी हल्का एक इस तरह का चीज़ ले लेते हैं, इससे छोटा बॉक्स ले लेते हैं, तो वो बॉक्स देखते हैं डूब जाता है अगर ये पूरी तरह से फिल्ड है, जबकि ये हॉलो बॉक्स है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट को बहुत सारी चीज़ों के साथ करते हैं, और बहुत बड़े बड़े चीज़ों के साथ छोटे छोटे चीज़ों के साथ भी करते हैं। तो सेकंड स्टेप रहा हम लोग का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट से कुछ हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, इनका कुछ रिजल्ट होता है। हम लोग देख पा रहे हैं कि वैसे वस्तु नहीं डूब रहे हैं जिनके बीच में ये खाली स्पेस बच जा रहा है, यानी कि जो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, और वैसी चीज़ें डूब जा रहा है जो बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है वो नहीं डूब रहा है, जो कम वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है वो डूब जा रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग कुछ रीजनिंग निकालते हैं, हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर माइंड में आ गया कि हाँ, जो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है वो नहीं डूब रहा है, जो कम वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है वो डूब जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा है। तो ये रहा क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव यानी कि क्यों डूब रहा है, क्यों नहीं डूब रहा है। लेकिन उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब अब कितना ज़्यादा उसका मतलब स्पेस रहे कि नहीं डूबेगा, कितना कम स्पेस रहे तो डूब जाएगा। इसको मतलब क्वांटिटी में हम लोग मेजर करना चाहते हैं, नंबर्स में, उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग।
अब ये सारा चीज़ जो आया, जो भी कंक्लूजन, जो भी हम लोग कंक्लूजन निकाले, उसको अब मैथमेटिक्स में चेंज करना है हम लोग को। तो किसी भी रियल फिजिकल जो सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसमें कौन सा चीज़ डूब रहा है, कौन नहीं डूब रहा है, इतना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है तब डूबेगा, इतना वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा तब नहीं डूबेगा। तो वो सारा चीज़ जो है फिजिकल एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी रियल फिजिकल सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कि हम लोग के पास जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में ईजी होता है। तो अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में मान लो कोई एक इक्वेशन पता चल गया, ठीक है, जैसे इस पर ऊपर की ओर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा था F, और ये फोर्स जो है ये जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा था उसके इक्वल हो रहा था। तो हम लोग एक इक्वेशन निकालें कि फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक इक्वेशन निकालें। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा शिप बनाना चाहते हैं, तो उस शिप का मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस करना चाहिए उस शिप के द्वारा कि वो शिप डूबे ना, क्योंकि शिप को तो हम लोग डुबाना नहीं चाहेंगे। तो जो शिप है, उस शिप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इतना वाटर डिस्प्लेस कर ले कि वो उसका वेट को वो मतलब नीचे जो फोर्स लगने वाला है वो उसका वेट को बैलेंस कर ले, इस तरह से वो नहीं डूबेगा। तो हम लोग को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो इस तरह से अगर हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब कोई भी जो थ्योरी होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, वो कुछ में कुछ गलतियाँ हो सकती है, उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो उन्हीं फॉल्ट्स को दूर करने के लिए बाकी साइंटिस्ट उस थ्योरी को अच्छे से देखेंगे कि ये सही है कि गलत है, यानी कि उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, या गलत है तो उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारे स्टेप्स है, इस तरह से साइंस में कोई भी थ्योरी डेवलप होता है। तो अब समझ गए हम लोग कि किस तरह से कोई भी साइंस डेवलप होता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? बेसिकली नेचुरल साइंस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। ये सारा चीज़ हम लोग स्कूल डेज में पढ़ चुके हैं। सो नेचुरल साइंस जो है उसको 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री एंड थर्ड है बायोलॉजी। अब सबको पता है कि ये सब क्या है, तो हम लोग का मेन फोकस जो रहेगा वो फिजिक्स में रहेगा, ये सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। सो फिजिक्स क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है नेचर। नेचर ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर। हिंदी में हम लोग फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी। भौतिकी इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सो इन डेफिनेशन से, इन वर्ड्स के मीनिंग से हमारे माइंड में ये आता है कि फिजिक्स जो है वो नेचर और इसके लॉज का एक स्टडी है, उसको पढ़ने का, उसको समझने का एक ब्रांच है जिसमें हम उनको समझते हैं। सो फिजिक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर
एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स क्या है, बेसिक लॉज को समझना है, उनको पढ़ना है नेचर का, और मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमिना, और बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है उनको एक तरह से लोगों के सामने लाने का या उनको प्रकट करने का एक तरीका है फिजिक्स। सो फिजिक्स जो है, इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग के पास मेनली दो वे रहते हैं। जैसे फिजिक्स जो है वो, जैसे ये जो नेचर है वो बहुत बड़ा है, इनको पढ़ने के लिए हम एक साथ में सबको पढ़ लें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कुछ तरीके अपनाते हैं ताकि जो हम लोग का स्टडी है, जो हम लोग किसी चीज़ को समझने वाले हैं वो इजी हो सके। तो इसके लिए हम लोग दो तरीका अपनाते हैं। पहला जो तरीका है, वो है यूनिफिकेशन, एंड सेकंड जो है वो है रिडक्शन। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को हम लोग कुछ बेसिक लॉज के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। कोई एक लॉ के थ्रू हम बहुत सारे फिनोमिना को समझा सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। सो यूनिफिकेशन इट इज एन अटेम्प्ट टू understand various natural phenomena by only one law. For example, बहुत सारे फिनोमिना जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कमिंग ऑफ टाइड्स ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशन एंड फॉलिंग ऑफ अ एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ, ये सारा जो भी फिनोमिना है, इन सब फिनोमिना को हम लोग एक ही बेसिक लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझा सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो, शायद उससे पहले के क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग बहुत सारे फिनोमिना को समझा सकते हैं। तो इसी तरह का जो हम लोग का टेक्निक है कि बहुत सारे फिनोमिना को एक थ्योरी से समझाने का जो टेक्निक है, उसी टेक्निक को बोलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। अब सेकेंड जो टेक्निक है वो है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल के जो क्वांटिटीज होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, कोई सिस्टम है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें हम लोग बेसिकली हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो उस सिस्टम को बताने के लिए कोई एक गैस से भरा हुआ चीज़ है, उसको समझाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग उसका टेम्परेचर जानने की कोशिश करेंगे। उस सिस्टम को समझने के लिए हम लोग को उसका टेम्परेचर जानना है, उसका इंटरनल एनर्जी जानना है, साथ में उसका एंट्रोपी जानना है। ये सारा चीज़ क्या है, ये सब आगे क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों को छोटे लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पूरे गैस को ना देख के हम उसके एक पार्टिकल को देखेंगे और उस एक पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज़ है, उस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सारा पार्टिकल का प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे और हम उस पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल का प्रॉपर्टी को जान के हम उस पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। सो ये दो तरीके थे फिजिक्स को, दो अप्रोच था फिजिक्स को समझने का। अब देखते हैं कि फिजिक्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब है कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ता है, किस किस तरह का चीज़ पढ़ना पड़ता है और कौन कौन सा इसमें और फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है फिजिक्स को, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बेसिकली फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग का दो इंटरेस्ट है, दो डोमेन है जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं।
वैसा फिजिक्स जिसमें हम लोग बड़े स्तर पर किसी चीज़ को समझते हैं, जैसे बड़े चीज़ों को, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ना है, कोई एप्पल नीचे गिर रहा है उस चीज़ को पढ़ना है, या तो इन बड़े लेवल पर जो चीज़ों को देखते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मतलब कोई भी चीज़ को लार्ज लेवल में देखना, बड़े लेवल में देखना। और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में आता है जिसमें हम लोग देखते हैं छोटे लेवल पे, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। इन सब को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। सो देयर आर टू डोमेन्स इन फिजिक्स। फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक डोमेन, जिसमें हम लोग लेबोरेटरी में जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो लेबोरेटरी में होने वाला जो भी हम लोग का फिनोमिना है उन सबको समझते हैं। टेरेस्ट्रियल जो भी फिनोमिनन होते हैं, जैसे कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ पर कोई कार मूव कर रहा है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो जाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल, जो अर्थ के बाहर जो भी फिनोमिनन होते हैं, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ मून, और कोई भी दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में जानना है, तो उन सब फिजिक्स जो आता है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। तो इसमें जो पढ़ना है हम लोग को वो है, इट इंक्लूड्स लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन। सेकंड जो है वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, यानी कि छोटे लेवल पे जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। तो सेकंड है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। So it includes molecular, atomic and nuclear physics. It includes molecular, atomic and nuclear physics। मतलब एटम्स के बारे में पढ़ना है या मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, फिर न्यूक्लियर लेवल में क्या क्या होता है उन सब के बारे में पढ़ना है, तो वो सारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। तो ये दो मेन डोमेन है। अब जितना भी फिजिक्स हम लोग को पढ़ना है, इसी दो डोमेन के अंदर पढ़ना है, या तो मैक्रोस्कोपिक होगा या फिर माइक्रोस्कोपिक होगा। तो अब देखते हैं कि फिजिक्स का कौन कौन सा ब्रांच है। सो फिजिक्स जो है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन के समय का जो फिजिक्स था उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। न्यूटन के समय और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जैसे मैक्सवेल, उसी टाइप के और साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज, गैलीलियो। उन सब साइंटिस्ट के समय जो फिजिक्स था उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स, जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स वो बहुत कम हुआ करते थे। उस वक्त जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो ऑब्जर्वेशन होता था या फिर थोड़ा बहुत फिलोसफी शामिल था। बट मॉडर्न फिजिक्स का जो फिजिक्स है वो मेनली 20th सेंचुरी और अभी 21st सेंचुरी का जो साइंस है उसी को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब इस क्लासिकल फिजिक्स को आगे फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांटम फिजिक्स, सेकंड है रिलेटिविटी।
अब इन सब में क्या पढ़ाया जाता है देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे मटेरियल का जो भी हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, उन सब चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है, जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो क्लास 11 में ही, और फिजिक्स में ही पढ़ोगे क्लास 12 में, नहीं क्लास 11th में ही पढ़ोगे। फिर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में मोशन, हीट एंड टेम्परेचर, स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, दिस इज स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का जो भी स्टडी होता है उसको हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसमें मोशन का क्या कोज है, मोशन किस टाइप का है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लाइट के बारे में पढ़ने वाले हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर, और उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, प्रिज्म है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हम लोग को ऑप्टिक्स में। अब लास्ट में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनन हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 11-12 के सिलेबस में ये दोनों चीज़ लगभग ना के बराबर पढ़ना है। फिर भी थोड़ा बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। अब मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे तरह का प्रॉपर्टीज शो करता है, बहुत सारे मटेरियल्स, उन चीज़ों को हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है। और रिलेटिविटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हाई वेलोसिटी, यानी कि वैसा वेलोसिटी जो लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, उस वक्त जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उस फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी। सो ये दोनों चीज़ बेसिकली हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर भी क्वांटम फिजिक्स स्टडी एट एटॉमिक लेवल, this is study of motion at high velocity comparable to velocity of light, velocity of light। सो ये बहुत सारे ब्रांचेस है फिजिक्स के जिनको हम लोग को पढ़ना है। अब आते हैं कि फ़िज़िक्स को पढ़ते वक्त हम लोग किस तरह से, जैसे कोई फिज़िक्स जो होता है ना वो पूरी तरह से जैसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में कोई हम लोग को प्रूव करने बोलेगा तो हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो अर्थ है वो मून पर फोर्स लगा रहा है, ये कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा तब ये सारा सही है। जैसे बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकलता है, तो उन सब रिजल्ट्स को सही साबित करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा जब होगा तब ये फिनोमेना सही साबित हो रहा है, ऐसा अगर कुछ है तब ये सही साबित हो रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी तरह का अप्रोच अपनाया है और अपना थ्योरी दिया हुआ है। तो इसी तरह के कुछ एजम्पशंस जो हैं वो हैं, इसी तरह के कुछ एजम्पशंस जो हैं वो है फर्स्ट हाइपोथेसिस, सेकंड है एक्सियम्स, एंड थर्ड जो है वो है पोस्टुलेट्स। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? It is a supposition. It is a supposition to make theories. It is a supposition to make theories
हुज वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड। यानी कि हम जो माने हुए हैं वो अभी सही साबित हुआ नहीं है, हम बस मान के चल रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तब करके देखते हैं क्या होता है, तो उसका बाद में वेरीफाई किया जाएगा। अगर सही साबित होता है तो ये थ्योरी ठीक है, अगर गलत साबित होता है तो इस थ्योरी को हम लोग हटा देंगे, इसको फिर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। अब शुरू में कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना, नहीं तो किस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ हम लोग बेस रख के चलते हैं कि मान लेते हैं कि अभी ऐसा है, अब इसके बेसिस पर करते चलते हैं, देखते हैं कि सब सही साबित हो रहा है, मतलब हम लोग जो माने थे वो सही है। अगर जो माने थे, अगर जो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है वो ऑब्जर्व रिजल्ट के मतलब अलग आ रहा है, तो बोले कि हम लोग जो माने हुए थे वही गलत था। तो इस तरह से जो सपोजिशन पहले से जो मान लेते हैं उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। एंड सेकेंड है एक्सियम, भी वही है, ये भी एक मैथमेटिकल ट्रूथ होता है। मैथमेटिकल ट्रूथ जो किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो ये भी इसी तरह का एक सपोजिशन है। और पोस्टुलेट्स भी वैसा ही एक अजम्पशन है। इट इज ऑल्सो अ अजम्पशन टू सपोर्ट the observed, it is also assumption to support the observed डेटा। जो भी ऑब्जर्व डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए जो हम लोग मान लेते हैं उसी चीज़ को फिर पोस्टुलेट्स बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी 2 पोस्टुलेट्स हैं। उसमें 2 पोस्टुलेट्स ये हैं कि फिजिक्स का जितना भी लॉ है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सही होता है। सेकंड है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम रहता है। इस तरह का 2 एजम्पशन मान के चले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्हीं 2 एजम्पशंस पर बेस्ड है। उनके बारे में आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से फिजिक्स आगे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।